स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषताएं के बारे में। वही चैप्टर आज भी चल रहा है। तो चलिए आज हम चलते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ठीक है। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। खादिर बेत के किनारे वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा नगर बसा था खादिर बेत के किनारे और वहां की जमीन क्या थी? उपजाऊ थी और वहां साफ पानी मिलता था। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इसका मतलब वो मिटते नहीं थे, उसको खुदाई करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो वही पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनका छाप मिले, वही मुहरबंदी। यहाँ पर एक इमारत मिलती है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब हम चलते हैं मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुद्रा, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब हम चलते हैं यहाँ सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इसके अंत का रहस्य कैसे हुआ? तो लगभग 3900 साल यानी 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। मतलब वो कंफ्यूज में ही थे कि ऐसा हुआ होगा, है ना। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन के असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है ना।
आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब एक बार हम फिर देख लेते हैं कि यहाँ जो हम आगे पढ़े कि ये सभ्यता का विकास कैसे हुआ, तो रेडियो कार्बन के बारे में जानते हैं। रेडियो एक जरूरी है जानना इसे, अगर हम सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो इसमें हम रेडियो कार्बन, अब हम चलते हैं कि रेडियो कार्बन क्या है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की विधि है। क्या है रेडियो कार्बन? जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त जो अवशेष है उसकी आयु कितनी है, तो वो निर्धारण करने की विधि है। इस कार्य के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यह तत्व सभी सजीवों में पाया जाता है। तो रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। तो ये जानना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता का कब से कब काल माना गया है। इसकी सर्वमान्य तिथि किसके अनुसार, किस पद्धति के अनुसार? रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा इसकी सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो आइए अब हम चलते हैं एटलस को देखिए अन्यत्र। तो अपने एटलस में हम यहाँ मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। देख रहे हैं ना, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ममी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इसका मतलब है कि मिस्र में शवों को क्या ममी कहा जाता है। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अब हम देखिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं अभ्यास के द्वारा। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? ये साक्ष्य में अवशेष मिला होगा, है ना। पुरातत्वविद जो खुदाई करने के बाद, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो खुदाई करते थे। खुदाई के बाद उन्हें जो अवशेष मिला होगा तो उन्हें पता चल गया होगा उन्हें कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। अब हम चलते हैं अब चलिए हम जानते हैं कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो हम इसको पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि पुरातत्वविद जो है खुदाई करने के बाद जो अवशेषों से उन्हें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। अब हम देखते हैं, ये कुछ सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन देखिए, जो आयात होने वाली वस्तुएं थी, धातु था, बहुमूल्य पत्थर था। तो अब यहाँ मिलाते हैं कि तांबा कहाँ से? राजस्थान से। तो तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर देखिए गुजरात,
बहुत सारी तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान से आ जाता था। बहुत सारी बहुमूल्य पत्थर थे, जो बहुमूल्य पत्थर जिन्हें अच्छे अच्छे कीमती हार बनाया जाता था उनसे, तो ये सब आते थे गुजरात से। चलिए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। क्योंकि वे खेती करते होंगे, धातुएं से बहुत सारे सामान बनाए जाते थे, पहिया का आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार और हल का भी आविष्कार खेती के लिए महत्वपूर्ण था, हल का प्रयोग। अब हम इस अध्याय में पकी मिट्टी को, जिन्हें टेराकोटा से बने सभी खिलौने की सूची बनाओ। अब इसको चर्चा करने का है, इनमें कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो ये सब पढ़ने के लिए है। हड़प्पा के लोगों को भोजन की सामग्री की सूची बनाना है, तो इसको आप अच्छे से आप इसे पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, और हम नेक्स्ट डे को अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।